नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार मित्रों, आज हम साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि चंद्रकांत देवताले और उनकी कविता यमराज की दिशा पर बातचीत करने जा रहे हैं। चंद्रकांत देवताले आधुनिक जीवन की विडंबनाओं के विषमताओं के कवि रहे हैं। साथ ही आज के समय की तथाकथित सभ्यता और विकास पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते रहे हैं। उनकी कविताओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रोफेसर लालचंद राम। प्रोफेसर लालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर लालचंद, अच्छा हो कि हम सबसे पहले चंद्रकांत देवताले का संक्षिप्त जीवन परिचय पालें। बिल्कुल ठीक है, इससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा इन्होंने कहाँ पाई, काम ये कहाँ करते थे जी, तो इससे अच्छा रहेगा। जी। चंद्रकांत देवताले मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अच्छा। मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। बैतूल के निकट एक गांव है जौलखेड़ा। अच्छा। जौलखेड़ा में उनका जन्म सन 1936 में हुआ था। 1936 भारतीय भाषा साहित्य के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने की थी। अच्छा जी। और चंद्रकांत देवताले जी की पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा इंदौर में हुई और पीएचडी की उपाधि के लिए वो सागर विश्वविद्यालय सागर चले गए। अच्छा। चंद्रकांत देवताले जी आजीवन उच्च शिक्षा से जुड़े रहे और बहुत सारी संस्थाओं और समितियों के सदस्य रहे, जिसमें साहित्य अकेडमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, अच्छा, और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। अच्छा, तो इनकी कविताओं की कुछ विशेषताएं जो रही हों? निश्चित रूप से ये चंद्रकांत देवताले जी की कविताएं मूलतः समाज में मानव जीवन की समस्याएं, मध्य वर्ग की विषमताओं और विडंबनाओं पर केंद्रित रही हैं, लेकिन अच्छा। उनकी कविता का मूल केंद्र मानव जीवन और प्रेम भाव है। अच्छा। जिसमें जीवन की गति, लय, छंद के साथ संगीत का विरल सामंजस्य उपस्थित है। अच्छा। उनकी कविताओं में मानव जीवन सर्वोपरि है और कहा जाए तो मानव जीवन के सफल चित्रकार या कवि
चंद्रकांत देवताले हैं। मानव जीवन की जो विडंबनाएं हैं, जी जो हाँ, विषमताएं जी, हैं, जो जी, परेशानियां जी। हैं, वो इन्होंने अपनी कविताओं में उभारी हैं। लेकिन एक खास विशेषता चंद्रकांत देवताले की यह है कि जी। वो जो सभ्यता और विकास और व्यवस्था हाँ हाँ, में जो कुरूपता थी, अच्छा, उसके प्रति आक्रोश उनकी कविता में हाँ, जो दिखाई पड़ता है। अमानवीयता आ जी, जाती है, जी जो हाँ, जी जी हाँ। जी, बहुत अच्छा। चंद्रकांत देवताले मुक्तिबोध सृजन पीठ और प्रेमचंद सृजन पीठ में अतिथि लेखक के रूप में अच्छा, थे, हम्म, और माखनलाल चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उनको उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया था। अच्छा, तो प्रेम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि चंद्रकांत देवताले का जीवन शिक्षा दीक्षा से जुड़ा रहा, अच्छा, और हमेशा मनुष्य की लय के गीत गाते रहे। क्या बात एक है। तरह से उनके जीवन का केंद्रीय विषय है मनुष्य और मनुष्य के प्रेम भाव, क्या या बात। मानव जीवन का, उनकी संवेदना का एक संगीतात्मक स्वर उनकी अच्छा। कविता का प्रधान स्वर रहा है। तो इनकी मृत्यु कब हुई डॉक्टर साहब? इनकी मृत्यु सन 2017 में हुई। अच्छा जी अच्छा अच्छा, आपने बहुत अच्छा जीवन परिचय दिया डॉक्टर साहब। जी, अब हम सबसे पहले इसकी कविता का पाठ कर लेते हैं, बिल्कुल और ठीक फिर है। इसकी कविता के जो प्रमुख बिंदु हैं उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शीर्षक है यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। क्या बात है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। क्या बात है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। क्या बात है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। जी। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। क्या बात है। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। क्या बात है, जो माँ जानती थी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस पहले अंश के ऊपर ही बातचीत करें। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा पाठ किया डॉक्टर साहब आपने, धन्यवाद। इस पाठ से विद्यार्थी को कविता समझने में आसानी होगी। क्या बात है, ठीक। डॉक्टर साहब, अब इस कविता की थोड़ी बातचीत जी, कर लेते हैं। कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा। जी। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, हाँ, पर वह जाताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि यहाँ बताना चाहता है जी कि जब माँ उनकी जीवित थी, मूलतः ये देखा जाता है कि पहली शिक्षक या गुरु माँ ही होती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जिंदगी जीने के नुस्खे माँ से ज्यादा कौन बताएगा, कौन सिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि माँ जब जिंदा थी तो ऐसे लगता था कि हम जब जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने में माँ कभी कभी ईश्वर के हवाले सब कुछ कर देती थी। ऐसे लगता था जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत हो रही है। माँ जैसे लगता था कि ईश्वर से बराबर बतियाती रहती हैं। मतलब ईश्वर जैसे हाँ, दिशा निर्देश दे रहा है कि भाई जी हाँ। ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। जी। जीवन जीने के पीछे जो सुख दुख है, हाँ, उसको जीते हुए भोगते हुए ऐसा लगता था कि माँ कि उनकी ईश्वर से निरंतर बातचीत होती है। ऐसा लगता है। ये कवि अपनी माँ की स्मृति को याद करते हुए यह एक तरह से बताना चाहता है कि माँ ऐसा
कहती थी, ऐसा लगता है कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती थी। उनका तार जुड़ा हुआ जी, है ईश्वर से। जीवन जीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव, दुख सुख आते रहते हैं। तो जो आदमी, जो व्यक्ति समझ लेता है उसको वो झेल लेता है, और कई बार जो नहीं झेल पाता है उसको ईश्वर के हवाले कर देता है। तो वो अनुभव है जो कवि का माँ के साथ, तो वह अनुभव उनकी स्मृति को बता रहा। अच्छा, आगे कविता में वो कहते हैं जी, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। जी जी जी। कभी ऐसे लगता है जैसे माँ की कमी उसको खल रही हो, हाँ। या कभी को लगता है कि माँ इस वक्त उसके साथ नहीं है, इसीलिए माँ की कही हुई बात वो स्मरण करता है। जी। कह रहे हैं कि माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। अच्छा। क्योंकि दक्षिण यमराज को क्रुद्ध करना है, दक्षिण मृत्यु की दिशा है। अच्छा। और उधर पैर करके सोओगे, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, उधर यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे। अब यह बात कवि को उनकी माँ ने सिखाया था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, उधर पैर करके सोना ठीक नहीं। मतलब यमराज जो है वो मृत्यु का देवता है। हाँ। और मृत्यु के देवता के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार यह मान्यताएं चलती रहती हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों का मानना है, आप देखेंगे चाहे गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो भी है, इसका प्रवेश द्वार पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में नहीं होता है। हाँ। यानी दक्षिण दिशा अशुभ या अपशकुन माना जाता है। और जब मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो उसका सिरहाना उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि दक्षिण की तरफ ऐसा माना जाता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्सेस वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो मामला है जी, तो वैज्ञानिक लोग ये बताते हैं कि दक्षिण की तरफ सोने से ब्लड का सर्कुलेशन उधर गुरुत्वाकर्षण के कारण अवरुद्ध होता है या क्या होता है, इसलिए हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोना उचित नहीं माना जाता। ये मान्यताएं कवि को उनकी माँ से मिली हैं और ये समाज में प्रचलित रही हैं। परंतु इसका वैज्ञानिक भी कहीं न कहीं आधार तो है, वैज्ञानिक आधार भी है। मान्यताएं अपनी जगह हैं, क्योंकि आस्था, विश्वास और विज्ञान के बीच कहीं न कहीं कोई सामंजस्य है, जिसको कवि उस कविता के माध्यम से या माँ के दिए हुए संदेश के माध्यम से बताना चाहता है। क्या बात है। तो इसलिए, और आगे कवि कहता है कि ये कब की बात है, जब मैं छोटा था। कवि कहते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। अच्छा। अब ये छोटी सी बात कवि को बचपन की बात है, जब उनकी माँ ने उनको बताया था। कवि तब से उसको याद किया हुआ कि जब भी आप सोना तो दक्षिण की तरफ मत सोना। और ये बाल मन है कि कई बार वो जो चीज़ों की बहुत बारीकियों को नहीं जानता है, यमराज के महत्व को नहीं जानता है, तो उन्होंने पूछा था कि यमराज का घर कहाँ है, उनका पता पूछा था। और यमराज का घर कहीं निश्चित स्थान पर तो है नहीं जो माँ उनको बता देती। हाँ। इसलिए हमेशा उन्होंने एक संकेत दे दिया कि हमेशा जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अच्छा। तो दक्षिण में यमराज की दिशा, यानी दक्षिण कहीं न कहीं अपशकुन, अशुभ का संकेत पहले से वैज्ञानिक तरीके से और मान्यताओं के आधार पर भी दक्षिण अशुभ माना जाता था। हाँ। और कहते हैं कब कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। अच्छा। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। क्या बात है। माने एक चीज तो उसके दिमाग में, माने बालक के दिमाग में ये तय हो गई कि दक्षिण दिशा कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो माँ तो पहली शिक्षक होती है। बिल्कुल। तो माँ ने बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी कि दिशा देखो भैया, दक्षिण दिशा ये है। उससे एक सुविधा ये हुई कि दक्षिण दिशा का ज्ञान हमेशा के लिए बालमन पर अंकित हो गया। वाह, और कई बार बचपन में ऐसी शिक्षाएं घर परिवार माँ बाप दे देते हैं, बाल बचपन की शिक्षाएं, वो आजीवन
आजीवन उनके काम आती हैं। जी जी। ये उसी तरह की एक शिक्षा है जो उनको माँ से मिली थी और जिसमें दक्षिण दिशा का ज्ञान करने में उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। कहते हैं कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आजीवन। आजीवन। क्या बात। आगे वो कहते हैं मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लाग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। क्या बात है। ये कवि तो बड़े होकर की कविता लिखे हैं, लेकिन जो बालमन पर जो अंकित है, जो स्मृतियां, जो माँ की अनुपस्थिति में वो स्मृतियां जोर मार रही हैं, तो कहते हैं कि मैं बहुत दक्षिण तो बहुत दूर दूर तक गया। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण माने भारत भी है, विदेश भी है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो जब जब गए दक्षिण में तो माँ की कही हुई वह बात हमेशा की यमराज की दिशा है, दक्षिण में रहते हैं, उनका घर अता पता, जो बाल मन के प्रश्न थे वो जब जब दक्षिण में यात्रा किए तो उनको वह प्रश्न यथावत याद आता रहा और माँ की वह दी हुई शिक्षा उनको याद आती रही। और कहते हैं कि होता छोर, यानी दक्षिण का कोई और छोर नहीं है। कभी ये कहता है कि अगर होता कोई छोर तो मैं यमराज का घर देख लेता। अच्छा। यानी दक्षिण के और छोर में यमराज का घर खोज नहीं पाता, यानी कहीं यमराज का घर हो तो कभी ढूंढ पाए। तो दक्षिण, क्या हम दक्षिण भारत में श्रीलंका और राम और रावण से भी जोड़ सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण तो लंका है, श्रीलंका है, जहाँ रावण और कुंभकर्ण का इलाका है। लेकिन कुल मिला के जो वैज्ञानिक सत्य है कि दो दक्षिण में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मामला है, अच्छा। जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ घुप अंधेरा, अच्छा। यानी अंधेरा ही अंधेरा, वहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। हाँ, माने 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। हाँ। सूर्य पहुँचता ही नहीं। हाँ। तो जहाँ सूर्य नहीं पहुँचेगा वहाँ जीवन कहाँ से होगा? बिल्कुल सही। तो जब जीवन ही नहीं है तो किसी के व्यक्ति के वहाँ होने का औचित्य ही नहीं। तो यमराज कहाँ से होते? लेकिन यमराज को कभी मूर्त रूप में देखना चाह रहा कि अगर उनका अता पता होता, वो साक्षात कहीं होते तो मैं वहां पहुंच जाता, लेकिन छोर ही नहीं है दक्षिण का, इसलिए वो पहुंच नहीं पाते हैं और यमराज का घर नहीं देख पाते हैं। आगे कविता बढ़ती है जी। पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दिशा दक्षिण हो जाती है, यानी वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। क्या बात है। पर तब के ज्ञान दिए हुए ज्ञान से और कवि अपने वर्तमान को जोड़ता है कि माँ की दी हुई तब की शिक्षा और वर्तमान जीवन समाज व्यवस्था को जब तुलना करता है तब कहता है कि दक्षिण एक ही तरफ नहीं है, यानी दक्षिण दिशा एक तरफ नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आज विकास इतना ज्यादा हो गया है कि दक्षिण का पता ही नहीं चलता, इतने आलीशान महल, इतने भवन, इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं कि दिशा का ज्ञान ही नहीं हो रहा। जो अपशकुन और अशुभ संकेत के लिए दक्षिण और यमराज को चिन्हित किया था माँ की शिक्षा ने जी, वो कह रहे हैं कि अब तो सभी दिशाओं में यमराज के लिए जो शोषणकारी ताकतें हैं, जो दमनकारी ताकतें हैं, जो आम जनता के खून पसीने से आलीशान महल बने हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि उनकी निराला की एक कविता है जी, वो तोड़ती पत्थर, वो तोड़ती पत्थर, उसमें उन्होंने कहा था कि अट्टालिका नहीं है रे ये आतंक भवन। यानी जो बड़े बड़े आलीशान भवन हैं, आलीशान महल हैं, जिनको कि चंद्रकांत देवताले यमराज कह रहे हैं, तो ये यमराज जो खून पसीना शोषणकारी ताकत है, दूसरों के खून पसीना से, ये उनके यमराज के आलीशान भवन है। यस। और यहाँ एक उनका, क्योंकि शोषणकारी हैं, दमनकारी लोग हैं, तो ये जहाँ जहाँ भी ये आलीशान महल उनको दिख रहे हैं तो उसी की ओर संकेत करते कहते हैं कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। क्या बात है। यानी दहकती आंखों सहित की जो आतंककारी लोग हैं, जो क्रूर हैं, अमानवीय हैं, जो हिंसा, लूट, बलात्कार, शोषण, दमन करते कराते हैं, पाशविक शक्तियां वो एक दिशा में एक तरफ नहीं, वो चारों ओर चहुओर फैली हुई हैं। इसीलिए
अब वो कहते हैं कि वो सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल, यानी यमराज की तुलना शोषणकारी सत्ता, दमनकारी सत्ता और जो हिंसा बलात्कार, जो दूसरों के खून पसीना पर फलने फूलने वाले लोग हैं, उनकी ओर संकेत है। आगे कविता बढ़ती है और कब कहते हैं कि माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ ने बताई थी, यानी अब चूंकि चारों तरफ आलीशान भवन हो गए हैं, तो दिशा का पता ही नहीं चलता है, चारों तरफ फैल गए हैं। इसलिए माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो माँ अगर आज होती तो उन्हें पता चलता कि यमराज दक्षिण में ही नहीं है, यमराज चारों तरफ हैं, लेकिन यमराज उस समय जिस समय माँ ने शिक्षा दी थी, यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं, उधर पैर करके नहीं सोना। यह शिक्षा कवि को इतना संजीदा बना देती है और बालमन की शिक्षा को वर्तमान संदर्भों से जोड़ने पर आमादा माने प्रेरित कर देती है। और इसलिए वर्तमान व्यवस्था को जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि यमराज तो कपोल कल्पित है, एक मिथक के रूप में यमराज हैं, लेकिन सचमुच यमराज तो वर्तमान व्यवस्था में जो शोषणकारी दमनकारी लोग हैं, वे हैं जो और उनसे बचने की एक तरह की शिक्षा भी है शायद। डेफिनेटली, तो डॉक्टर साहब, इसका मूल संदेश इस कविता का क्या संदेश यह है कि समाज में जो शोषणकारी दमनकारी शक्तियां हैं वो हावी है, वो प्रभावशाली हैं। माने कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, व्यवस्था, जो सामान्य लोग हैं उनसे उनको नहीं देना चाहती हैं, है ना, वे निर्धन होते चले जा रहे हैं। जी, असल में कहना ये चाहिए कि जो वर्तमान समय है उसमें जो लोग ऊपर उठते जा रहे हैं, शोषणकारी शक्तियों के हाथ में सत्ता आने से जो निम्न मध्य वर्ग है, जो आम जनता है, उसका विकास नहीं हो रहा है, वह फल फूल नहीं पा रहे हैं। कारण कि जो शोषककारी शक्तियां हैं वो हावी हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यमराज की दिशा सिर्फ दक्षिण में नहीं है, यमराज तो अब चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। जहां जहां शोषण है, दमन है, जहां जहां शोषण और दमनकारी लोगों के बड़े बड़े आलीशान महल हैं, वहां वहां यमराज विराजते हैं। यमराज की कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, तो यमराज इसलिए सावधान होने की जरूरत है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उससे आगाह करते हैं। क्या बात है। कभी उससे आगाह करता है कि यमराज अब एक दिशा या दक्षिण दिशा में नहीं मिलेंगे, वो सर्वत्र हैं, चारों तरफ हैं। आपको, हमको उनसे सावधान और सचेत होने की जरूरत है, उनसे अपने आप को बचाना। क्या बात है। यह एक तरह से इस संदर्भ में कविता कहीं न कहीं हम एक नैतिक मूल्य पेश करती है कि यमराज सिर्फ दक्षिण में कहे गए कि दक्षिण में हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि चारों दिशाओं में जिधर देखिए उधर ही यमराज दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शोषण, बलात्कार, हिंसा, लूटमार और दमनकारी शक्तियां जिधर जिधर पनपेंगी, यमराज उधर उधर ही दिखाई पड़ेंगे। क्या बात है। इसलिए चंद्रकांत देवताली की यह कविता वर्तमान संदर्भ और जिस संदर्भ में चंद्रकांत देवताली ने लिखा था उस समय और आज भी प्रासंगिक है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इस कविता की जो गांठें हैं वो अपनी इस व्याख्या में, बातचीत में खोल दी हैं, और जो जीवन विरोधी ताकतें हैं जो अमानवीय होती चली जा रही हैं जी, उनकी ओर जो कवि का संकेत है वो इससे खुलकर स्पष्ट हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इस कविता पर जो बातचीत की है उससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।